नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सशान। अगर कोई मतदाता वोट डालने के बाद अगर महसूस करता है कि वीवीपैट पर दिखाया गया वोट उसके दिए ईवीएम पे वोट से अलग है, तो वो मतदाता ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत दर्ज करा सकता है। लेकिन अगर जांच के बाद ये शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता पर गलत जानकारी देने के लिए केस दर्ज किया जाता है। इसमें शिकायत झूठी पाए जाने पर 6 महीने की जेल या 1,000 रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जरिए चुनाव में इसी कानून और इस धारा को चुनौती दी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव नियम संहिता की धारा 49MA पर चुनाव आयोग को नोटिस देकर जवाब मांगा है। हालांकि चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त संदीप जैन ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद चुनाव नियम संहिता की धारा 49MA के बचाव में कहा था कि अगर वीवीपैट को लेकर झूठी शिकायत पर कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा तो झूठे दावों की संख्या बढ़ सकती है। उन्होंने बताया था कि अब तक गलत परिणाम दिखाने वाले वीवीपैट मशीनों पर केवल 3 शिकायतें ही मिली हैं। तो समझेंगे कि असल में ये क्या कानून की वो धारा है और साथ ही साथ इसका प्रावधान जो है उसके चलते एक मतदाता के तौर पर उसके क्या अधिकार कहीं वायलेट होते हैं और इस प्रावधान के चलते या इसके न रहने से क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। अक्षय राउत हैं, पूर्व महानिदेशक निर्वाचन आयोग से, स्वागत है आपका। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से, स्वागत है सत्य आपका। कपिल सांकला हमारे साथ हैं, वकील हैं आप सुप्रीम कोर्ट में, आपका भी स्वागत है। शुरुआत तो मैं कपिल साहब आपसे करना चाहूँगा कि ये जो याचिका है और जिस आधार पर इसे सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, प्रावधानों को लेकर कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो 2 बातें कही जा रही हैं जिसको चैलेंज किया जा रहा है कि इससे जो मतदाता है वो शिकायत करने को लेकर यानी कि गड़बड़ियों की शिकायत को लेकर हतोत्साहित होगा अगर इस तरह की सजा का प्रावधान रखा गया, और दूसरा ये कि कहीं मतदाता का कोई अधिकार ओवररूल किया जा रहा है इसके जरिए। इसमें कितना दम है? जी देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि जो वीवीपैट मशीन है ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट में ही एक एसएलपी लगी थी। उसके बाद गवर्नमेंट को बोला गया था कि आप वीवीपैट मशीन लगाइए, तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के बाद वीवीपैट मशीन्स लगी थी। और उसके बाद अभी जब 2018-19 में जब फिर से ये इशू उठा तो 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट मशीन्स को जो फिजिकल वेरिफिकेशन है उसके नंबर्स बढ़ाने को कहा गया, तो जिस पे भी हमने पहले चर्चा करी थी। अब ये जो पटिशन है, ये जो लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि जो 49MA है, ये जो अमेंडमेंट से आया है, ये जो राइट्स हैं वोटर के उसका उल्लंघन करता है, क्योंकि अगर वोटर को ये लगे कि कुछ गड़बड़ी हुई है, जो उसने जिस बटन को दबाया है वो बटन गलत जो स्लिप है वो निकली गई है, तो जब उसकी कंप्लेंट करता है तो ओनस उस पे, मतलब कि उसको ये बताना होता है कि ये हुआ है। तो जो ओनस होता है वो उसी वोटर पे होता है, उसको ये बताना होता है कि देखो ये गड़बड़ी हुई है। और उसमें जब ये कंप्लेंट दिया जाता है तो उससे एक डिक्लेरेशन ली जाती है। डिक्लेरेशन के बाद जो वहाँ पे अफसरान हैं वो उसको फिर से वो बटन दबाने को कहते हैं, और अगर उसमें गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। पर अगर गलती नहीं पाई जाती है तो उसको 171 आईपीसी के अंदर सज़ा का जो प्रावधान है उसको उस पर सज़ा दी जाएगी, जैसे कि आपने कहा 6 महीने तक, या जो फाइन है वो लगाया जाएगा। तो जो आर्ग्यूमेंट करी जा रही है वो एक तरह से सही है कि अगर जिस आदमी ने गड़बड़ी बताई है उसी पे अगर फाइन लगने का डर हो तो वो डिक्लेरेशन नहीं देगा, वो इस तरह की गड़बड़ियां नहीं बताएगा। पर दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि ऐसे होते ही अगर आप इस चीज़ को हटा लेते हैं तो जो पार्टी शायद हार रही होगी वो लास्ट में अपने लोगों से इस तरह के गड़बड़ियों की एलिगेशंस लगा देगी, जिसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है, जो वोटिंग राइट्स हैं, उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उसमें काफ़ी इश्यूज रेज कर दिए जाएंगे और इस तरह से काफ़ी डिले होने की चांसेस हैं। अक्षय जी, इसकी ज़रूरत क्यों है? हालांकि कल जो बयान आया उसमें कहा गया कि अगर ये नहीं होगा तो शिकायतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन एक वोटर के तौर पर अगर मुझे कोई डाउट है और मैं शिकायत कर सकता हूं, तो अगर मुझे पता होगा कि भाई ये शिकायत अगर सही नहीं पाई गई तो सज़ा हो जाएगी, और शायद मैं गलत नहीं हूं तो असम के एक पूर्व डीजीपी हरिकृष्ण रेखा का मामला, जिन्होंने कहा कि इसी का प्रावधान के चलते उन्होंने शिकायत तक नहीं की, तो एक फियर फैक्टर क्रिएट करने का फ़ायदा क्या है? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फियर फैक्टर है। कपिल जी ने उसका जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत अच्छी तरह रखा। अब देखिए, इलेक्शन का जो सिस्टम है आज के इलेक्शन में ये ज़्यादा ही प्रूव्ड हो गया है कि बहुत कॉन्टेस्टेशंस होते हैं।
वाद प्रतिवाद चलता रहता है। हम रिफॉर्म्स के दौर पर जब चल पड़ा है चुनाव की प्रबंधन, तब क्या होता है, फ्रिवोलस कैंडिडेट की बात होता है, फ्रिवोलस स्पेंडिंग की बात होता है, और जो वोट इनवैलिड होगा उसी का भी बात होता है। इसको इम्प्रूव करके ओवरकम करने के लिए बातें आगे चल पड़ा है। टेक्नोलॉजी लिया जाता है, कभी कभी लॉ की सहारा लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर की सहारा लिया जाता है। आपको एक इसकी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखना चाहिए। ईवीएम जो है वो वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप उसमें रहता है, स्टैंड अलोन इक्विपमेंट है, और इंडिया में 3 नेशनल इलेक्शंस और कई सारे असेंबली जनरल इलेक्शन में अपने को इनफेलेबल प्रूव किया है। लेकिन वीवीपैट जब आया, वीवीपैट वो कोई उसकी जो ट्रांसपेरेंसी के लिए है, खाली वेरीफाइबिलिटी के लिए है। ऐसे नहीं कि वो टेम्परेबिलिटी को प्रूव करने या डिस्प्रूव करने का बात नहीं है। ये खाली वोटर को एक वेरीफाइबल देने के लिए, एक सुविधा देने के लिए। जो सुविधा के लिए जो उसको अप्लाई करेगा, जो उसको कंटेस्ट करेगा, तो उसका भी तो कुछ अकाउंटेबिलिटी बनता है, चाहे ओमिशन हो या कमीशन हो सकता है ओमिशन। लेकिन अगर नहीं होगा, जैसे कपिल जी बता रहे थे, हो सकता है इस नंबर बहुत बढ़ जाए। और आज की तारीख में चुनाव की जो सीमित समय है, बहुत लिमिटेड टाइम में, आप देखिए एमसीसी का जो बात चल रहा है, बहुत सारे केसेस जो हैं, कब उनको नोटिस जाएगा, क्या एफआईआर होना चाहिए या नहीं चाहिए, क्या उसका पनिशमेंट या डिटरेंस सफिशिएंट है कि नहीं, उसके बारे में चर्चा चल रहा है। ये फिर एक अगर सारे ऐसे फ्रिवोलस कंप्लेंट्स आएगा और उसको लेके कमीशन का मैनेजमेंट जो कि 1.5, 2, 3 महीने के अंदर ही हो जाता है सारे कुछ, उसको रखेंगे, मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ा समस्या बनकर, फ्रिवोलस कंप्लेंट अगर आता है तो समस्या बनकर सामने उभरेगा, और ये अवॉइडेबल है। इसके लिए जो मिनिमम डिटरेंस है, मुझे लग रहा है कि वो रहना चाहिए, उसी का ही बात चल रहा है। लेकिन फ्रिवोलस कंप्लेंट की आशंका के चलते एक वोटर के तौर पर अगर मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है, या जिस बटन को मैंने दबाया है एक्स को वोट दिया और वो वाई को चला गया, तो मेरे उस अधिकार और मेरे उस राइट का भी तो कहीं ना कहीं जांच होनी चाहिए। मुझे इसका राइट के सवाल के साथ मैं इतना जोड़कर नहीं देख रहा हूं जैसे आप जोड़ रहे हैं। वोट करना राइट है, पीसफुल फ्री एंड फेयर पोल में जाकर वोट करना राइट है, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी, जो जिसमें वोट देता है वो उसका विल को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। उसका प्रबंधन ईवीएम और पोलिंग स्टेशन और ईवीएम के माध्यम से हो चुका है। एक वेरीफाइबिलिटी का एक सुविधा दिया गया है, उस सुविधा को देखें, और 7 सेकंड में, अगर 7 सेकंड में कोई देखता है और उसको एक हम लोग जो निर्णय लेते हैं, आप यहाँ बैठकर निर्णय लेते हैं, पॉलिटिशियन कॉन्टेस्ट में जो निर्णय लेता है और जो वोट देता है वो भी एक जिम्मेवारी लेता है। मुझे लग रहा है कि उसमें जो अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है वो शायद इस जो उनका लीगल और रिपरकशंस हैं, जो उसको एक डिटरेंस है कि भाई अगर कुछ गलती हो जाएगा तो देख के 7 सेकंड ठीक रहता है टाइम, और एक काम दिया गया है कि भाई अपना वेरीफाई कर लो कि जहां वोट डाला है वो गया है कि नहीं, और उसमें इंसान जो है, वोटर जो है, वो अपने को ठीक तरह से अप्लाई करेगा, हाँ या ना बोलेगा। अगर उसको है कि नहीं है तो फिर वो कंप्लेन करेगा और उसका अकाउंटेबिलिटी लेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, इलेक्शन कमीशन ने अपना पक्ष रखा है, और राइट्स के जो डिसीजन है, तो जो आएगा उसके ऊपर मैं अभी कमेंट या एंटिसिपेट करना नहीं चाहता हूं। मुझे लग रहा है कि फिजिबिलिटी, आज इलेक्शन मैनेजर, मुझे फिजिबिलिटी का बात बहुत, आज की तारीख में कंपलसरी वोटिंग का बात चला था कि कंपलसरी वोटिंग को अगर वोट नहीं देता है तो उसको कुछ पेनल प्रोविजन होना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई इसलिए नहीं किया जा रहा है। एक बहुत बड़ा इसके अगेंस्ट में तर्क है कि भाई कितना केस आप करेंगे, कितना केस करेंगे और कहां कहां जाएंगे। इसीलिए इसको शायद वो डिटरेंस है कि भाई बहुत सारे ऐसे फ्रिवोलस अपील्स नहीं आए, फ्रिवोलस कंप्लेंट्स नहीं आए, और उसमें जस्टिफिकेशन तो काफ़ी है। सत्य, क्योंकि मैं एक वोटर के तौर पर अगर मैं महसूस करता हूं कि वीवीपैट पर जो 7 सेकंड के लिए दिखाया गया है और जो मैंने वोट दिया वो मैच नहीं करता है, और अगर ये डिटरेंट रहता है तो मैं शिकायत क्यों करूंगा? फिर मेरे उस वोट के मायने क्या हैं? देखिए, पहली बार कोई ऐसा पिटिशन आया है ईवीएम, वीवीपैट या पूरा इलेक्ट्रल सिस्टम में, जो बैलेटिंग का सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वे में, जिसमें कोई कानून की दृष्टि से कहें तो उसमें कुछ दम है। एक प्रावधान है संविधान में, आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 में एक तरह की गारंटी है कि आपको सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये एक ये है। इसमें क्या है कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं और कंप्लेंट गलत पाया जाता है, तो कंप्लेंट करते हैं तो उसके बाद का जो प्रोसेस है, दोबारा आपको ये करा के जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनके सामने किया जाता हो, और आपका जो ये स्टेटमेंट है इट विल बी हेल्ड अगेंस्ट यू। तो ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन कह के ये चैलेंज किया गया है। तो कानून की दृष्टि में ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है या नहीं है, एक तो ये कानून की दृष्टि से पहली चुनौती ये है। दूसरी चुनौती आर्टिकल 19(1)(a) के तहत है।
वो ये है कि आर्टिकल 19(1)(a) में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप कहें कि ये राइट टू वोट वैसे तो स्टैट्यूटरी राइट है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है ना, ये आप जो वोट डालते हैं ये आपका राजनीतिक अभिव्यक्ति है। तो अगर ये राजनीतिक अभिव्यक्ति है आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, और अगर इसको किसी तरह से कहीं कोई किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, कोई बाधा आ रही है, तो उस बाधा को कानूनी होने के लिए और सही होने के लिए उसको आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के प्रावधान है, उनके फ्रेमवर्क के तहत होना चाहिए। तो आरोप ये है कि ये आर्टिकल 19(2) के फ्रेमवर्क से बाहर जा रहा है। आर्टिकल 19(2) में जो ग्राउंड्स हैं उसके तहत अगर रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी तरह के तो ठीक है, अगर नहीं है उसके तहत तो फिर वो असंवैधानिक हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो चुनौती है उसमें कितना दम है, ये अदालत के पास है और निर्वाचन आयोग अपनी सफाई देगा, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन सरसरी तौर पे ये दो प्रावधान गिनाए गए हैं। तीसरा जो क्रिमिनल लॉ की जिनको जानकारी है उनको पता होगा, आम तौर पे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ये है कि क्रिमिनल लॉ में किसी भी प्रावधान में कहीं भी किसी तरह का अपराध हो, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, एक्यूज्ड पे नहीं होता है। बहुत एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन हैं और कुछ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन हैं जिनमें बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट किया जाता है स्पेशल अलग से कानून बना के। मुझे नहीं पता है कि जो सेक्शन 177 की बात की जा रही है भारतीय दंड संहिता की धारा, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूज्ड पे होगा। अगर यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि जो कंप्लेन कर रहा है आदमी, अगर उसने गलत कंप्लेन किया है तो उस पर झूठा कंप्लेन दायर करने का केस अगर आप कर रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे होना चाहिए, उस व्यक्ति पे नहीं। ये तीन चीज़ें कानून की दृष्टि से इसमें हैं जिसको लेके निर्वाचन आयोग को अपनी सफाई देनी पड़ेगी। और रही बात निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया की, जैसा कि अक्षय जी ने कहा, ये बिल्कुल सही कहा है कि व्यावहारिक तौर पे अगर देखें तो ये दिक्कत है। अगर आप कोई डिटरेंट नहीं रखते हैं किसी फ्रिवलस कंप्लेंट के खिलाफ, तो ये संभव है कि करोड़ों की संख्या में, हिंदुस्तान में 85 से 90 करोड़ वोटर्स होंगे अभी, तो ये करोड़ों की संख्या में अगर इस तरह के कंप्लेंट्स आते हैं तो जो हमारा जो पूरा इलेक्ट्रल जो मशीनरी है वो उसके बूते की बात नहीं होगी कि हर कंप्लेंट को एग्जामिन करके और उसके खिलाफ केस करे या जो कुछ भी करे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि कोई डेटरेंट हो, लेकिन वो डेटरेंट किस तरह का हो, और वो डेटरेंट जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो वो डेटरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, लार्जर फ्रेमवर्क, उस फ्रेमवर्क के हिसाब से है या नहीं। बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार कानून बनाते वक्त या रूल्स फ्रेम करते वक्त ये चीज़ें ओवरसाइट की होती हो सकता है, लेकिन जहाँ तक अभी के निर्वाचन की बात है, इट्स टू लेट। ऑलरेडी 4 फेजेस हो चुके हैं। बारे में बात बताया, मैं उसका साथ स्केल जोड़ दूं क्योंकि वो व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। आज की तारीख में इस इलेक्शन में जो चल रहा है, इसमें 10 लाख से ऊपर पोलिंग स्टेशन में वीवीपैट्स हैं आप, और 91 करोड़ का इलेक्टोरेट है। इसको आप अनुमान कर सकते हैं कि किस किस इम्प्लीकेशंस हो सकता है और कैसे उसको टैकल किया जाएगा, किस टाइम के दौरान। सेकंड चीज़ है जो फर्स्ट लेवल चेक होता है, 2 टाइम्स रैंडमाइजेशन होता है, जो सारे ट्रांसपेरेंसी कैंडिडेट के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, ओपन सिचुएशन में ये सारे होता है। मॉक पोलिंग कितना बार होता है, इसका बैकग्राउंड में ऑलरेडी एक इनफेलिएबिलिटी जिसको बोलते हैं वो है। इसीलिए इसका उम्मीद बहुत कम है कि ये जो वीवीपैट में जो वेरीफाइबिलिटी दिखा जाता है उसमें गलती नहीं रहेगा। जो बार बार चेक होता है, एक सैंपल भी चेकिंग है, एक सेगमेंट नंबर 1 दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन भी दिया है, लेकिन उसमें से ये सब सारे एक रैशनल अरेंजमेंट होता है क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बारे में। मुझे लग रहा है कि उसके बाद ये कंप्लेन करने का जो सिचुएशन है कम रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो लॉ के बारे में, जो रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताया, बर्डन ऑफ प्रूफ की बात में, अगर मैंने शिकायत की कि एक्स मशीन पर ये वीवीपैट पर वो मैच नहीं कर रहा जो मैंने किया, तो इसको रीचेक कैसे करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर, और कैसे उस आदमी पर ये केस होगा कि आपने शिकायत झूठी की है इलेक्शन कमीशन की ओर से? वो तो चेक किया जाएगा ना। इन्होंने जैसे कहा एक उसका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको चेक करके देखा जाएगा। अगर वो ठीक नहीं होगा तो उसके बारे में आज की तारीख में जो लॉ या प्रोविजंस है उसके हिसाब से किया जाएगा। लेकिन आज की तारीख में शायद आप जो चर्चा कर रहे हैं कि वो रहना चाहिए या नहीं चाहिए, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। और प्रोटोकॉल्स जो हैं इलेक्शन टाइम में, सारे इक्विपमेंट का हो, डिप्लॉयमेंट का हो, मैनेजमेंट का हो, सारे का प्रोटोकॉल का बहुत एक सैक्रेडनेस रहता है, क्योंकि प्रोटोकॉल कितना और टेक्निकल
एक्सपर्ट कमेटी का डिस्कशन के साथ ये प्रोटोकॉल्स बनाया गया है। कहाँ से आएगा, असेंबली सेगमेंट को कैसे मशीन और वीवीपैट जाएंगे, उसके बाद पोलिंग स्टेशन को कैसे जाएंगे, उसमें जैसे कंप्लीट अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहेगा, कौन क्या कहाँ जाएगा किसी को भी पता नहीं चलेगा, ये सब चीज़ रहता है। तो मुझे लग रहा है कि एक लीगल, क्योंकि बहुत सारे कोर्ट्स हैं जो कि ईवीएम को अपने बार बार अपने जजमेंट के थ्रू से तंदुरुस्त किए हैं, और वीवीपैट जैसे बताया कपिल जी ने, ये तो हमारे कोर्ट के इंटरवेंशन के साथ ही आया है। ये सब जितना एडमिनिस्ट्रेटिव, जुडिशियल एंड सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजिकल जितना सारे वेरीफाइबिलिटी रहता है, मुझे लग रहा है कि इसके बारे में इस चर्चा को अगर चलते ही रहने देना है तो बहुत आगे चल सकता है। फिजिबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी, व्यवहारिकी क्या हो सकता है, आप देखिए इलेक्शन में ऑलरेडी कितना कॉम्प्लेक्सिटी आ चुका है। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा होशियार होकर जाना। लेकिन मैं एक वोटर के नजरिए इसमें सत्य आपके पास आना चाह रहा हूँ। उससे पहले कपिल साहब, क्योंकि सिस्टम सब कुछ रीचेक किया गया है, कई बार चेकिंग होती है, लेकिन जो बात सत्या ने कही कि असल में ये प्रूफ करेगा कौन कि ये जो शिकायत है ये झूठी है। एक वोटर जिसको उस सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, अगर एक वोटर के राइट के तौर पर मैं कहूँ, हो सकता है 99.9% सब कुछ ठीक हो, लेकिन एक वोटर कभी अगर ये महसूस करता है और वो शिकायत करना चाहता है, शिकायत करता है, तो फिर क्या हम ये कहकर कि इससे टाइम ज़्यादा लगेगा या इससे बाढ़ आ जाएगी शिकायतों की, हम उसे रोक सकते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं कि अगर आप ये सोचेंगे सबसे सेफेस्ट सिस्टम क्या है, तो कहते हैं ना कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं, ये दोस्त भी हैं दुश्मन भी हैं, उनको कंट्रोल भी किया जा सकता है, बाहरी आदमी भी कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे सेफेस्ट तरीका क्या हुआ? फिजिकल बैलेट, क्योंकि फिजिकल बैलेट में इंसान ने टिक रॉन्ग करा, उसको वहीं पे काउंट किया गया, पर वो बहुत महंगा सिस्टम है, वो बहुत स्लो सिस्टम है, उसमें काफ़ी लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से ईवीएम लेकर आए गए और ईवीएम को सिक्योर करने के लिए वीवीपैट सिस्टम लाया गया। 49A जो अमेंडमेंट हुई उसमें यह हुआ कि ये डर था कि कोई भी आदमी फ्रिवलेसली ऐसे भी या किसी और के कहने पे झूठी कंप्लेंट्स कर सकता है। तो इसलिए एक अमेंडमेंट ले आई गई कि अगर ऐसा कंप्लेंट आती है तो एक डिक्लेरेशन देगा एफिडेविट की तरह, और उसके बाद वहाँ के अफसरान उसको चेक करेंगे। अब क्वेश्चन ये हुआ बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट में बर्डन ऑफ प्रूफ कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है। 101, 103 सेक्शन वगैरह वगैरह में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बताया गया है। और ये बात सच है कि जो हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस सिस्टम है उसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, पर यहाँ पे अक्यूज की बात नहीं करी जा रही है। और दूसरी बात ये भी है कि काफ़ी सारे ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पे एक प्राइमा फेसाई केस, मतलब कि सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना होता है कि हमारे हिसाब से ये केस बनता है, और उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है अक्यूज के ऊपर कि उसको बताना होता है नहीं, प्रोसिक्यूशन गलत कह रहा है। ये जैसे कि इन्होंने कुछ केसेस बोले वो हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस होते हैं उन पे होता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस हैं उन पे होता है, इनकम टैक्स में आप एफिडेविट साइन करा सकते हो, आपकी स्टेटमेंट आपके खिलाफ होगी, डीआरआई में जो आप स्टेटमेंट देते हो आपके खिलाफ होगी। तो काफ़ी सारे ऐसे महकमे हैं, ऐसे सेक्शंस हैं, ऐसे एक्ट्स हैं, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जो आप बोलते हो वो आपके खिलाफ पढ़ा जाएगा। तो आइडिया ये है बेसिकली कि हम झूठी कंप्लेंट्स को कम कर सकें। सोल्यूशन क्या है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर अगर जो मैं पढ़ता हूं उसमें ये होता है जो सोल्यूशन था वो हम वापस चले जाएं फिजिकल बैलेट सिस्टम में, वही एक सिस्टम नजर आता है हमारे हिसाब से। जो अभी हमारी ईवीएम मशीन्स हैं वो क्योंकि कंप्यूटर से नहीं जुड़ी हुई होती हैं, वो ऑनलाइन नहीं होती हैं, ऑफलाइन सिस्टम होती हैं, तो शायद वो काफ़ी सेफ हैं। जो उनका जो सॉफ्टवेयर है वो कहते हैं कि चिप में इंटीग्रेटेड होता है, वो अलग से नहीं डलता है, तो इसलिए उनको हैक करना इम्पॉसिबल है या बहुत मुश्किल है। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, आपको ये देखना है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। और जैसे कि इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ही वीवीपैट सिस्टम लेकर आई थी, चेक्स एंड बैलेंसेस करे 2019 में फिर से जो जजमेंट दी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो आई एम श्योर इसमें भी कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि इस तरह के जो इश्यूज होंगे वो दोनों तरह से, दोनों मापदंडों को ध्यान दिया जाएगा कि एक तो झूठी कंप्लेंट्स ना हो, और अगर कोई आदमी जेन्युइनली ये इंफॉर्मेशन लेकर आता है कि मेरे हिसाब से कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इस तरह की चेक्स मैकेनिज्म हो कि उसको ठीक से देखा जा सके। ओके। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे डल जाएं, जो कि डर दिखाया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि सेकंड बटन में उसी आदमी का नाम नहीं आएगा, रैंडमली किसी और आदमी का नाम आ जाए, या हर 10 या 15 में जो वो चाहते हैं वो वाला नाम आए और बाकी
टाइम वो जेन्युइनली काम करे। तो इस तरह के काफ़ी इश्यूज हैं, इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती है और उसको तोड़ने वाले भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देखते हैं क्या ऑर्डर पास करती है, तरीके से पर अभी तक जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काफ़ी सही डायरेक्शन में मतदाता के तौर पर एक और जो सवाल जो आपने बात की, इसको दूसरी तरीके से अगर मैं सवाल फ्रेम करूं सत्या, हम जो एटीएम कार्ड यूज करते हैं, एक कस्टमर के तौर पर मैं एक बार एटीएम कार्ड यूज करता हूं मशीन पे, हो सकता है वो काम ना कर रहा हो और मैं उसकी कंप्लेन दर्ज कराता हूं। सेकंड टाइम पर अगर उस एटीएम का कोई सुपरवाइजर आता है, वो कहता है आप दोबारा रीचेक कीजिए, हो सकता है उस बार वो काम करे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने शिकायत गलत दर्ज कराई थी। क्या यही उस मतदाता के साथ होगा अगर वो दर्ज करा रहा है और दोबारा वो सही जाता है? पहले तो मैं बता दूं कि इसका जो प्रोटोकॉल है, अगर किसी मतदाता ने कंप्लेन किया है कि ये मेरा वोट गलत चला गया है या फंक्शन ईवीएम सही फंक्शन नहीं कर रहा है या वीवीपैट गलत काम कर रहा है, तो उसका प्रोटोकॉल ये है कि उसके बाद उसको एक टेस्ट वोट के लिए कहा जाता है। वो टेस्ट वोट जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वहाँ के, जो पोलिंग बूथ के, वो और जो वहाँ पे बाकी एजेंट्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो उनके सामने एक टेस्ट वोट करा के उसका परीक्षण किया जाता है। उसमें अगर गलत पाया जाता है तब किया जाता है, ये होता है। देखिए, जो आपने एटीएम के बारे में जो कही और इसके बारे में जो कही, एकदम से आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन कुछ समानता इस मामले में है कि दोनों में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, दोनों में स्लिप इन्वॉल्व है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। यहाँ जो एक दो जो लार्जर इशू है जो कि कानून के प्रावधानों से इतर है, वो ये है कि जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है वो और जो लीगल प्रोसेस है, दोनों मर्ज करके ये पूरा सिस्टम क्रिएट होता है। अब इसमें कई बार जो कानूनी प्रावधान है और जो टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट आया है, दोनों अगर सही ढंग से सिंक्रोनाइज्ड वे में अगर नहीं आ पाते हैं तो इस तरह के लूपहोल्स होते हैं जिनको प्लग किया जा सकता है। अभी जो अच्छी चीज़ हुई है, और दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा, एक तो ये है कि ईवीएम्स को लेके जितनी भी शंकाएं जाहिर की गई हैं वो गलत साबित हुई हैं, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने खुद चुनौती दी थी कि भाई कोई भी अगर चाहे तो आके और इसको गलत साबित कर सकता है, कोई ऐसा कर नहीं पाया। वीवीपैट के बारे में भी यह है कि ये टेक्नोलॉजी चूँकि स्टैंड अलोन सब कुछ है, कहीं किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है नहीं, इसलिए हैकिंग वगैरह की बात नहीं हो सकती। तो जो ईवीएम है या वीवीपैट है उसके सिस्टम में आम तौर पे किसी गड़बड़ी की आशंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन रही बात किसी वोटर को कहीं कोई ऐसा लग रहा है, तो पहली चीज़ ये कि क्या उसको सिर्फ इसके लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है कि उसका कोई कंप्लेंट गलत साबित हो गया है। क्रिमिनल लॉ में एक दो चीज़ें बहुत साफ है कि जब तक आपकी कोई इंटेंशन नहीं हो, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं हो, आमतौर पे किसी को सज़ा नहीं दी जाती है। एक्सेप्शंस कुछ हैं इसके, लेकिन आमतौर पे आपको किसी को अपराधी साबित करने के लिए बताना पड़ेगा कि इसका क्रिमिनल इंटेंशन था। तो क्या सिर्फ किसी वोटर को इसलिए पनिश किया जा सकता है कि उसने जो कंप्लेन किया इट टर्न आउट टू बी रॉन्ग और फॉल्स? दूसरा यह है कि अगर आप पनिश कर रहे हैं तो क्या बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर जो कंप्लेनेंट है उस पर शिफ्ट हो सकता है, बिकॉज उसका कंप्लेन गलत साबित हो गया है। क्योंकि सेक्शन 177 जो है आईपीसी का, मेरी समझ से शायद इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो एक्यूज्ड है या कंप्लेनेंट इस केस में कहिए, जिसके बारे में अब हो गया कि उसने गलत किया है इसलिए एक्यूज्ड हो गया, उस पर शिफ्ट किया जा सकता है कि नहीं, ये संदेह है। जो लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग देगा, वो ये है कि क्या आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन हो रहा है, जिसमें सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस, चूंकि वो जो कह रहा है या बोल रहा है उससे जो कुछ क्रिएट हो रहा है उसके बेसिस पे उसको आप, तो ये सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस का ये प्ली लिया गया। और दूसरा जो एक्सप्रेशन है उसका, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है जो वोट डाल रहा है 19(1)(a) के तहत, क्या उसको किसी और जिस तरह से उस पर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं वो रेस्ट्रिक्शन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो फ्रेमवर्क है उसके तहत है कि नहीं। ये लार्जर दो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। और तीसरा क्रिमिनल लॉ का जो बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट करने का है वो सही है या नहीं है, ये तीन चीज़ें कानून के दृष्टि से एग्जामिन होनी है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें दो चीज़ें, एक तो इलेक्शन से रिलेटेड जो कानून की चीज़ें हैं वो हैं, और दूसरा जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, अगर उसमें प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो इस तरह के गैप्स आएंगे, वो गैप्स भरे जा सकते हैं। और ये हमेशा जो है ना, जो इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं निर्वाचन आयोग के लिए या सरकार के लिए या सुप्रीम कोर्ट के लिए, इसको हमेशा नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या, जैसे वीवीपैट है, सुप्रीम कोर्ट के कारण आया है
नोटा है, सुप्रीम कोर्ट के कारण है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, किसी ने कोई सवाल उठाया, उसके समाधान के क्रम में ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इससे पूरा सिस्टम और पुख्ता होता है और उसकी साख बढ़ती है। तो इससे भी मेरा मानना है कि जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी साख बढ़ेगी। ये जो इन्होंने जो कहा ईवीएम के बारे में, ये जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल साइड, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि ईवीएम की स्ट्रेंथ आज की तारीख में, क्योंकि अभी तक जो जर्नी रहा है उसमें सिंक्रोनाइजेशन हमेशा रहा है और शायद आगे भी ये सिंक्रोनाइज होकर चलेगा। बाकी छोटी सी मैं कपिल जी का बात को रेफर करूंगा, एक पॉसिबिलिटी अगर माना जाए कोई भी कारण से अगर बैलेट बॉक्स को रिटर्न जाने का भी एक पॉसिबिलिटी, मुझे लग रहा है कि उसकी तरफ 2019 में सोचने का भी वक्त नहीं है, क्योंकि जो बूथ लूटिंग होता था, लूटिंग ऑफ द बैलेट बॉक्सेस, हम उसकी बात नहीं कर रहे, मैं सिर्फ एक वो चीज सब भी देखना चाहिए ना, जितनी हम ज्यादा क्लैरिटी या आशंकाओं को खत्म करने की तरफ ई सिस्टम को हमने जोड़ा है। अक्षय साहब का ऐसा तो नहीं है कि ये संदेह सवाल ज्यादा उसके बाद चले आ रहे हैं, हमने वीवीपैट लेके आए, फिर नए सवाल आ गए, अब उसके बाद हम आगे की तरफ जब जाना चाहते हैं कुछ और नए सवाल आ रहे हैं, यानी कि हम जब संदेह को खत्म कर रहे हैं और पीछे से संदेह का पिटारा पीछे पीछे चल रहा है इलेक्शन मैं ये नहीं सोच रहा हूं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज नॉट एन आइसोलेटेड पीस। ये को पूरा चीज को, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में भी बात हो रहा था, ये खाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है, और उसके साथ चाहे ये ब्लूटूथ, यूएसबी, इंटरनेट और कोई भी चीज के साथ ये जुड़ा हुआ नहीं है, ये भी इसका खाली डिफेंस नहीं है, इसका डिफेंस है पूरा, जैसे उन्होंने बताया था, बिकॉज इट इज सिंक्रोनाइज्ड विद लीगल सिस्टम, क्योंकि इसका सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपेरेंसी पॉलिटिकल पार्टी के ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स का चारों तरफ है, ये सारे मिला के एक सिक्योरिटी का रिंग बना है। और व्यवहार 2000 जब से 1982 से शुरू हुआ, एक छोटा सा असेंबली सेगमेंट में केरला से लेकर आज तक, ये व्यवहार में तो बार बार इंप्रूवमेंट होकर चल रहा है ना, तो इसको खाली हम टेक्नोलॉजी और उसको क्वेश्चन करना है कि नहीं, ऐसे नहीं देखना चाहिए। और आपने जैसे कहा, ये तो एक ओपन चैलेंज, हैकाथन वगैरह सब होने के बाद उसको भी टेस्ट किया है, मुझे लग रहा है कि अपने आप में अस्वस्थ होने का माहौल है। वक्त कम है, लेकिन मामला आप सुप्रीम कोर्ट में और देखना होगा कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट की राय और उनका फैसला क्या था। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।